अब अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने क्या कहा है, वो ध्यान से सुनिए। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के टुकड़े-टुकड़े हो जाएंगे, वो टुकड़ों-टुकड़ों में बँट जाएगा। दरअसल खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का प्रांत है, जहां पर 2 दिन पहले पाकिस्तानी फौजियों पर हमला करने का, बम गिराने का आरोप है, वो भी जेट फाइटर से। वो भी वो भी तब जब वहां पर जो छोटे-छोटे बच्चे बच्चे थे उनको निशाना बनाया गया, महिलाओं को निशाना बनाया गया। उसमें करीब-करीब 30 लोगों ने जान गँवाई और 35 से ज़्यादा घायल हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। इसी पर अमरुल्लाह सालेह ने कहा है कि कोई ऐसा मतलब पूरी दुनिया कह रही है कि कोई ऐसा देश होगा जो अपने नागरिकों पर बम बरसाए। इसी पर हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे साथ 2 मेहमान हैं। एक पवन चौरसिया हैं, आप रिसर्च फेलो हैं इंडियन फाउंडेशन में, और दूसरा अभिषेक सिंह हैं, आप विदेश मामलों के जानकार हैं। सबसे पहले सवाल हमारा अभिषेक जी से। अभिषेक जी, पाकिस्तान मतलब ऐसा कोई देश कम ही बिरले ही होता है जो अपने ही नागरिकों पर बम बरसाए। जी हाँ, बिल्कुल जो पाकिस्तान की अराजक स्थिति है, उसका एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि बहुत ही नया उदाहरण है। ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ। अगर आप देखेंगे, इतिहास में से कई सारी घटनाएँ हैं जब पाकिस्तानी सेना ने, पाकिस्तान की पुलिस ने अपने लोगों पर कई ऐसे अत्याचार किए, हिंसक कार्रवाई की। और अब तो एक प्रकार से उन्होंने एक आतंकवादी हमला किया है। तो ये जो पाकिस्तानी इस्लामिक रिपब्लिक है, जो उसका चरित्र है, किस प्रकार से वहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था काम करती है, किस प्रकार से वहाँ नागरिक समाज को दबाया जाता है, किस प्रकार से वहाँ सेना काम करती है, उसका एक उदाहरण है। लेकिन इसके मूल में क्या है, इसके ओरिजिन में क्या है? इसके ओरिजिन में या मूल में ये है कि अगर आप पाकिस्तान की स्थापना देखेंगे, तो पाकिस्तान की स्थापना जो है, इस विचार के साथ हुई थी कि ये देश जो है एक इस्लामिक रिपब्लिक बनेगा और इस्लामिक रिपब्लिक होने के साथ-साथ एक मॉडर्न स्टेट के रूप में फंक्शन करेगा। लेकिन अगर पिछले 70 सालों का इतिहास देखेंगे, तो जहाँ दक्षिण एशिया में भारत जैसे देश हैं, जहाँ पर डेमोक्रेटिक फोर्सेस लगातार मजबूत हुई हैं, वहीं पाकिस्तान में चाहे वो पंजाब प्रांत हो, चाहे वो सिंध प्रांत हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा प्रांत हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, या फिर मुज़फ्फराबाद का जो इलाका है जिस पर पाकिस्तान ने अनाधिकृत कब्जा कर रखा है। हर जगह पर मानवाधिकार, सिविल सोसाइटी, आतंकवाद को बढ़ावा देना, इस प्रकार के मामले देखने को मिलते हैं। और ये जो बयान अभी अफ़गानिस्तान के प्रमुख ने दिया है, वो इसलिए दिया है क्योंकि जो बलूच जो वहाँ पर लोग हैं, जो वहाँ की आबादी है, वे लंबे समय से पाकिस्तानी राजनीतिक व्यवस्था या फिर पाकिस्तानी राज्य है, उससे प्रताड़ित हैं। वे अपने अधिकार की माँग कर रहे हैं, अपनी स्वतंत्रता की माँग कर रहे हैं, अपनी स्वायत्तता की माँग कर रहे हैं। और जब पाकिस्तानी स्टेट उसमें विफल साबित हो रहा है, तो अब उसके रिएक्शन उन्होंने हमला किया है। तो मुझे लगता है कि अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, ये अपने आप में बहुत ही एक हिंसक और बहुत ही अस्थिर क्षेत्र है। और इस प्रकार का बयान अफ़गानिस्तान से आना ना सिर्फ़ अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों में संकट पैदा करेगा, बल्कि मुझे लगता है पाकिस्तान में और ज़्यादा राजनीतिक अस्थिरता और ज़्यादा आतंकवादी घटनाएँ बढ़ेंगी और पूरी दुनिया को इस पर चिंता करने की आवश्यकता है। पाकिस्तान एक जीता जागता उदाहरण है कि जो फेल्ड स्टेट है या जो इस्लामिक डेमोक्रेसी का जो मॉडल जिसकी हम बात करते हैं, वो किस प्रकार से फेल हो गया है, उसका एग्जाम्पल है। पवन जी, क्या जो सालेह कह रहे हैं कि पाकिस्तान के टुकड़े-टुकड़े हो जाएँगे, तो पाकिस्तान तो उसी व्यवस्था में है क्योंकि पीओके उसने कब्ज़ा कर रखा है पीओके पे। उसके अलावे और भी जो प्रांत है वहाँ पर तो बुनियादी चीज़ें उपलब्ध नहीं है। वहाँ पे तो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, हर दिन कुछ ना कुछ ये कर रहे हैं। और वैसे भी बलूचिस्तान का जो इलाका है, वहाँ पर काफ़ी शुरू से लोग विरोध कर रहे हैं और वहाँ पर पाकिस्तान जो है प्रॉपर गवर्नेंस भी नहीं दे पा रहा है। तो ऐसे में आप क्या सोचते हैं कि टुकड़े-टुकड़े बांग्लादेश के बाद एक और पाकिस्तान में 1-2 और डिवीज़न होने वाला है? देखिए, पाकिस्तान का डिवीज़न होना कोई बहुत ही अप्राकृतिक बात नहीं है, क्योंकि हमने पहले देखा कि 50 साल पहले जो ये मानते थे कि इस्लामिक विचारधारा की वजह से सारे लोग एक साथ रह सकते हैं, भले ही उनके अंदर कितनी भी असमानताएँ या कितने भी अंतर हो। तो ये जो 1947 में इस एक सोच ने जन्म लिया, जो कि ना केवल तर्कविहीन थी बल्कि न्याय विहीन भी थी, और किसी भी तरीके से इसका कोई आधार नहीं था, परंतु केवल एक छद्म राष्ट्रवाद की भावना ने इसको एक देश का रूप दे दिया। तो जिस बिल्डिंग की बुनियाद ही
एक फर्जी विचार पे वो कितने दिन तक टिक सकती है। तो हमने उसका सबसे बड़ा उदाहरण देखा कि 1970 के दशक में जब भारत के इंटरवेंशन के बाद से पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए, तो उसने ये तो कम से कम साबित कर दिया कि एक धर्म के लोग एक छाया के अंदर में एक देश के नाम पर नहीं रह सकते हैं। और अब हमने ये देखा कि ये जो जो हम जिसको पाकिस्तान कहते हैं, दरअसल वो पाकिस्तान नहीं है, वो एक तरीके का पंजाबी डोमिनेंट स्टेट है, जो बाकी वहाँ की जो एथनिसिटी है, जो बाकी वहाँ के लोग हैं या कि वहाँ का जो कल्चर है, उसके ऊपर अपने आप को डोमिनेट करता है और उनको ऊपर दबाव बनाता है। इसीलिए आप देखिए बलूचिस्तान में जहाँ पाकिस्तान की सबसे ज्यादा रिसोर्सेज, जहाँ पर सबसे ज्यादा संसाधन है, किस तरीके से वहां पर औने पौने दामों में विदेशी चाइना की कंपनियों को वहां पर उन्होंने रिसोर्सेज का दोहन करने के लिए दे दिया है, और सबसे कम विकास वहीं पर हो रहा है। और जो लोग भी वहाँ के बाशिंदे इसका विरोध करते हैं, तो रातों रात उनको गायब करा दिया जाता है, और पाकिस्तानी सेना ने न जाने कितनी ही अनगिनत यातनाएं उनके ऊपर की है। तो अगर अभी भी आप देखेंगे कि वो जो विरोध कर रहे हैं, या फिर ये मानना कि वहां टुकड़े हो जाएंगे, तो इसकी प्रबल संभावना बनी हुई है। क्योंकि देखिए, लोग 1950 में लोग मानते थे कि कभी पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों के बीच मूल विचार में इस्लाम है। लेकिन आप देखिए, अगर जब भाषा के विरोध, जब उनकी संस्कृति पे बात आई, तो किस तरह से इन्होंने विरोध किया और अलग हो गए। तो वैसे ही जब यहाँ पर तो भाषा और विचार के अलावा संसाधनों की बात भी है, कि वहाँ की बलूचिस्तान के लोगों को या फिर सिंध के लोगों को बाकी प्रांत के लोगों के साथ जो दोहरी मापदंड अपनाए जाते हैं, जो उनको उनको बेनिफिट्स नहीं दिया जाता है, तो ये भावना तो धीरे धीरे उत्पन्न होगी। और रही बात पाकिस्तानी आर्मी की, तो पाकिस्तानी आर्मी का तो सिर्फ काम ही यही है कि अपने ही लोगों पर बम बरसाना, क्योंकि उन्होंने आज तक कोई पाकिस्तानी सेना के बारे में जैसे कहते हैं कि ये कैसी सेना है जिसने आज तक कोई चुनाव नहीं हारा और कोई जंग नहीं जीती। तो इसीलिए वही अपने नागरिकों पे दमन करके ही राज कर सकते हैं, और ये मुझे लगता है कि ज्यादा दिन चलने नहीं वाला है। और जिस तरह से क्रांति आ रही है, वो एक दिन पाकिस्तान के एक नहीं कई टुकड़े पैदा करती है। अभिषेक जी, अमरुल्लाह सालेह ये भी कहते हैं कि अगर यही हमला खैबर पख्तूनख्वा की जगह पे अगर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हुआ होता तो सब खामोश रहते। नहीं, उनकी बात सही है, क्योंकि जो पाकिस्तान में जो राजनीति है, जो अर्थव्यवस्था है, जो नौकरशाही है, उसका केंद्र कहीं ना कहीं पंजाब प्रांत है। पंजाब प्रांत के इर्द गिर्द पाकिस्तान की राजनीति घूमती है। लेकिन इसमें एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि इस हमले को जो किया है पाकिस्तानी एयरफोर्स ने, उसमें चाइना द्वारा जिनको सप्लाई किया गया है JF-17 फाइटर जेट्स का उन्होंने उपयोग किया। तो मुझे लगता है कि चाइनीज स्टेट को भी अब ये पाकिस्तान को बताने की जरूरत है कि ये जो उनको मिलिट्री सप्लाई दी गई है, ये सिविलियन हमले के लिए नहीं दी गई है। पाकिस्तानी सेना को अगर कोई लॉजिस्टिक सप्लाई दिया गया है, तो पाकिस्तानी सेना या पाकिस्तानी राष्ट्र पर कोई संकट आए, तो मुझे लगता है चाइना को भी ये पूछने की जरूरत है, और ये बात हमें और बताने की जरूरत है कि इस प्रकार से जो चाइनीज वेपन सप्लाई पाकिस्तान को दी जा रही है, उसका उपयोग पाकिस्तानी सेना पाकिस्तान के नागरिकों पर हमला करने के लिए कर रही है। अभी रिपोर्ट जो आ रही है उसमें लिखाया जा रहा है कि पहले पाक सेना ने बोला कि उन्होंने मिलिट्री फैसिलिटी पे हमला किया है, लेकिन हमले के बाद असेसमेंट ये आ रहा है कि मिलिट्री फैसिलिटी नहीं, वो पूरी की पूरी जो है सिविलियन कॉलोनीज थी, जहां पर लोग मारे गए। तो अब तो ये जो गठजोड़ है चीन पाकिस्तान का, ये भी लोगों के सामने आ रहा है कि किस प्रकार से एक जगह से हथियार जा रहे हैं, वो दूसरी जगह से नागरिकों की हत्या की जा रही है। और सही बात है, अगर पंजाब प्रांत में ये हुआ होता तो अब इस पे हल्ला मच जाता है। मुझे लगता है कि अब हल्ला मच रहा है जब अफगानिस्तान इस बात की धमकी दे रहा है, पूरी दुनिया इस बात को रिपोर्ट कर रही है, पूरी दुनिया इस बात को नकार रही है। तो मुझे लगता है कि जो साले की बात है उसमें दम है। आने वाले समय में हम इस प्रकार का जो बलूच में स्ट्रगल है, जो खैबर पख्तूनख्वा में स्ट्रगल है, और जो स्ट्रगल मुजफ्फराबाद में है, इस प्रकार के जो अंदरूनी संघर्ष हैं पाकिस्तान को, वो धीरे धीरे बिखराव की ओर ले जाएंगे। और हो सकता है हम आने वाले 5 से 10 वर्षों में एंड ऑफ पाकिस्तान का अंत आप ही हो सकता है। हम आप बैठ के डिबेट करें कि कैसे हो गया पाकिस्तान का अंत। पवन जी, ये बलूचिस्तान जो है काफी रिसोर्स है उस इलाके में, चाइना की भी नजर है, चाइना वहां से फायदा भी उठा रहा है। लेकिन बलूचिस्तान है चाहे पीओके है, इन इलाकों में डेवलपमेंट पाकिस्तान ने बिल्कुल ही छोड़ दिया। कुल मिला के कहें तो भगवान भरोसे छोड़ दिया इन इलाकों को। हालांकि उसका कश्मीर में तो इंटरेस्ट है, लेकिन वहां के लोगों का डेवलपमेंट कैसे होगा उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं है। बेवजह के पाकिस्तान पीओके पर उसने कब्जा किया, और आज पीओके की हालत भी वैसी ही है। मुजफ्फराबाद हो गया, चाहे उसके पास में बलूचिस्तान में चले जाइए, बलूचिस्तान का भी वही हाल है
कि वहाँ डेवलपमेंट के नाम पर कुछ भी नहीं। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था कि वहाँ के लोगों के लिए जो राशन पहुँचाए गए थे, वो किसी न किसी तरीके से उसको वापस लिए कहीं और शिफ्ट कर दिया गया। तो वहाँ तो बुनियादी चीज़ें लोगों को मिल नहीं पा रही है, तो वो कब तक उनके साथ में रहेंगे? देखिए, पाकिस्तान के लिए या पाकिस्तानी सेना के लिए खास तौर पे धर्म एक बहुत बड़ा लबादा है। वो धर्म के नाम पर और भारत विरोध के नाम पर वो सबको इकट्ठा तो करके रखते हैं और अपनी सारी गलत और अनैतिक कार्यों को वो वैधानिकता भी इसी बात से दिलाते हैं कि हम ही तो आपके बचाने वाले हैं, हम ही तो आपके सेवियर। तो इस वजह से उनको लेजिटिमेसी का कारण यही है कि हर बार धर्म की आड़ में आप सारे कुकर्म और कर लो और ये बताओ कि हमसे ज्यादा अच्छा तो कोई है नहीं। तो वो उनको, जहां आपने बात कही कि पाकिस्तान की नजर जो कश्मीर पे है, तो मैं ये साफ कर देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की नजर कश्मीर के संसाधनों पे है, ना कि कश्मीरियों के दर्द की या कश्मीरियों के उत्थान की। वो एक कैसा देश है जो अपने ही नागरिकों की चिंता नहीं करता। और आप ये कैसे भूल सकते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा किसी युद्ध के दौरान अगर रेप हुए थे तो पाकिस्तान ने अपने ही नागरिकों की की थी। आखिर वो बांग्लादेशी जो बाद में बांग्लादेश बना, तो वो तो उन्हीं के देश के नागरिक थे ना। तो एक ऐसी क्या अनप्रोफेशनल सेना, ये कैसी कैसी सेना हो सकती है जो अपने ही नागरिकों को की रक्षा करने के बजाय, उनके रक्षक के बनने के बजाय भक्षक बनी थी और उनके बलात्कार जैसे जघन्य कार्य कर रही थी। और रही बात इसकी कि बलूचिस्तान में के लोगों के साथ के ऊपर विकास नहीं होता या पीओके के लिए विकास नहीं होता, तो देखिए मैं तो ये बात पहले से बता रहा हूँ कि वो दरअसल इस्लामिक राष्ट्रवाद से ज्यादा वो पंजाबी इस्लामिक राष्ट्रवाद था। तो इसीलिए उनका जो राष्ट्रवाद या उनकी जो विकास की भावना है वो केवल पंजाब प्रांत के लिए ही है। और तभी देखिए, उर्दू जो कि केवल पंजाबियों की भाषा थी उसको सब जगह इम्पोज किया गया। जो उनकी ओरिजिनल भाषा थी, बलूची भाषा या अन्य भाषा, उसका दमन किया गया। तो ये एक तरीके का जो कॉलोनाइजेशन था जो पाकिस्तान के पंजाबियों ने किया, वो अभी बदस्तूर जारी है। लेकिन अब हो क्या रहा है कि अब ये चेतना पाकिस्तान की अन्य जो एथनिसिटीज हैं उनके अंदर ये डेवलप हो रही है। उनको ये समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हमको एक एक झुंझुना पकड़ा दिया गया है धर्म का और भारत विरोध का। लेकिन अंदर से क्या है कि इसमें कुछ पाकिस्तानी सूबे के लोग मौज कर रहे हैं। और यदि इसका सबसे बड़ा आपको उदाहरण देखना है तो जरा पाकिस्तानी की जो सेना है, कभी उसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। उसमें आपको ज्यादातर जो टॉप लीडर्स मिलेंगे वो आपको सारे पंजाबी ही मिलेंगे। लेकिन जो फुट सोल्जर्स होते हैं, यानी जो छोटे स्तर पर होते हैं, वो आपको बलूची या फिर ऐसे लोग मिल जाएंगे जो कि वहां पर सताए हुए हैं। तो उनसे क्या है, उनको मरने भेज दिया जाता है। लेकिन जो पैसे वाली जगह होती हैं जहाँ शान और शौकत होती है, पाकिस्तानी कैंटोनमेंट अगर आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि सारे ऐशो आराम इनके पास ही है। तो ये क्या है कि ये तब तक चल जाता था जब तक सोशल मीडिया नहीं था, ये जब तक जन चेतना नहीं थी। आज ये जन चेतना का एक अलग स्तर हो चुका है। और अब चीन चाहे जितना प्रयास कर ले इस चीज को बचाने का, लेकिन अब ये समझ में आ गया है कि पाकिस्तान के संसाधनों का मजा चीन लेने जा रहा है। इसलिए ये विरोध नैसर्गिक हो चुका है और अब कुछ समय की बात है जब ये विरोध एक इस स्तर पर आ जाएगा कि पाकिस्तान को दोबारा से बांग्लादेश 2.0 पे झेलना पड़ेगा। तो अब अभिषेक जी, तो क्या मान लिया जाए कि पाकिस्तान के जो कुछ इलाके हैं वहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वहां पर वैसे ही हालात हैं। चुनाव के दौरान चाहे 2 महीना पहले भी हम देख रहे थे, पीओके से वैसी ही तस्वीरें आई थी। लगातार लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। एक और चीज, एक और सवाल आपसे कि एशिया कप का मैच अभी हाल में संपन्न हुआ, तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जो एक्टिविटी थी वो आपने भी देखा होगा कि वो मैदान में जो बल्ले से वो दिखा रहे थे अपना एक्टिंग करके, वो AK-47 चलाने वाला। तो मतलब पाकिस्तान का ये फितूर क्या है, वो खिलाड़ी जो जेंटलमैन गेम कहा जाता है क्रिकेट में, उसमें भी वो वैसा ही करते हैं। देखिए, पाकिस्तान के कुछ इलाके नहीं, जबकि बल्कि पाकिस्तान का ज्यादातर इलाका जो है वो असुरक्षित है, वो हिंसा का शिकार है। वहां पर कभी भी आतंकवादी घटना हो सकती है। सिविल सोसाइटी जैसी जो पैरामीटर्स हैं, सिविल पॉलिटिकल राइट्स की बात हो, वो लगभग लगभग लोगों के पास नहीं है। इस्लामाबाद का थोड़ा एरिया ले लिया जाए जो उनका सेंट्रल कैपिटल है, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है, एबटाबाद जो उनका मिलिट्री का हेडक्वार्टर है, और लाहौर और रावलपिंडी के जो प्रमुख इलाकों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर पाकिस्तान के इलाकों में गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पर बहुत सारी दिक्कतें हैं। ना सिर्फ पब्लिक सर्विसेज के मामले में कि सड़क, ट्रेन, बिजली, इनकी अव्यवस्था है, बल्कि कानून व्यवस्था, ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर जो सबसे बेसिक प्रिमाइस है,
वही मौजूद नहीं है, क्योंकि उस सब मामलों में चाहे वो पाकिस्तान की सेना हो, चाहे पाकिस्तान की पुलिस हो, वो आतंकवादियों और जो दहशतगर्द हैं और जो कट्टरपंथी हैं उनके साथ एक गठजोड़ बना के काम करते हैं, और उस गठजोड़ का जो है नुकसान आम लोगों को होता है। दूसरी बात जो आपने आपने दूसरी बात क्या बोली बाद में प्रश्न में? दूसरा ये कि अभी क्रिकेट वाला जो अभी हाल ही में हमने हाँ, जो देखा। क्रिकेट की घटना हुई, हाँ क्रिकेट की जो घटना बताई आपने, अब देखिए क्रिकेट आमतौर पर जेंटलमैन गेम माना जाता है। स्पोर्ट्स हमेशा एक सॉफ्ट पावर अप्रोच या फिर सॉफ्ट पावर का एक्सप्रेशन होता है। तो अगर दोनों देशों के बीच खेलने का निर्णय लिया गया, उस बात पर सहमति बनी कि किसी न्यूट्रल जगह पर हम खेल खेलेंगे, तो बेसिकली उसकी जो ऑडियंस थी वो एंटरटेनमेंट के लिए आई थी, और वो ऑडियंस जो है उस लिहाज से उस मैच को देख रही थी। तो इस प्रकार की जो घटना जो दी है, आप देखिए इससे आपको दिखता है कि समाज में किस प्रकार से पाकिस्तान के समाज में, चाहे वो खिलाड़ी हो, चाहे वो पाकिस्तान का नौकरशाह हो, चाहे वो पाकिस्तान का राजनेता हो, चाहे वो पाकिस्तान की आर्मी हो, उनके अंदर दहशत गर्दी और कट्टरपन तो भारत विरोध को किस प्रकार से स्थापित किया जा चुका है पाकिस्तान के नेताओं द्वारा, पाकिस्तान की सेना द्वारा, कि अब वो कहीं पर भी काम कर रहे हैं। हो सकता है कल कोई व्यापारी भी अगर भारत के साथ व्यापार कर रहा हो तो उसकी बातचीत या बॉडी लैंग्वेज इस प्रकार की हो। तो खेल जो एक सॉफ्ट पावर का एक माध्यम होता है, समाज और लोगों के बीच परस्पर प्रेम बढ़ाता है, मनोरंजन का साधन होता है, उसका भी इन्होंने एक प्रकार से आतंकीकरण कर दिया है। टेरराइजिंग ऑफ क्रिकेट, इसका भी अगर आपको कोई एग्जाम्पल मिलेगा तो पाकिस्तान मिलेगा। मुझे लगता है पीसीबी को इस पर एक्शन लेना चाहिए, आईसीसी को तो इस पर नोटिस जारी ही करनी चाहिए कि आपने इस प्रकार का जो बिहेवियर है, जो खेल एक कोड ऑफ कंडक्ट के तहत होता है, एक नियम के तहत होता है, उसकी एक नियमावली होती है। तो मुझे आई एम वेरी श्योर, मुझे पूरा विश्वास है कि आईसीसी भी इस बात का ज्ञान संज्ञान लेगी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए कि भाई अगर आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में खेल नहीं कर सकते तो आप खेल से बाहर हो जाइए। अच्छा, पाकिस्तान को लेकर के पूरी दुनिया में पवन जी, पूरी दुनिया में बात होती है पाकिस्तान में ये हो गया, कंगाली हो गया, हम भी कहते हैं उसकी अर्थव्यवस्था तो बिल्कुल चौपट है। लेकिन पाकिस्तान तो सऊदी अरब के लिए एटम तक उपलब्ध कराने को तैयार है, परमाणु उपलब्ध कराने को तैयार है। उसके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि हम तो उनको जरूरत पड़ेगी तो एटम भी। तो पाकिस्तान का ये जो मतलब पाकिस्तान का जो हाल फिलहाल का है वो टेररिज्म फैलाता भी है, और एक तरीके से सऊदी अरब से जाकर के समझौता कर लेता है कि हम आपके लिए सुरक्षा मुहैया कराएंगे, हम आपको मतलब नाटो जैसा समझौता है इनका। तो पाकिस्तान को क्या समझाया जाए और भारत को उससे कितना सतर्क रहने की जरूरत है? देखिए, यही एक पाकिस्तानी उसको रहता है कि हम अपनी सेना को और मजबूत कर सकें, और सेना के जी पवन जी, लगता है आपसे संपर्क में नेटवर्क का कुछ लोन प्रॉब्लम आ करके वो रहा है। पैसा ले सके। हेलो 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 हाँ हाँ, सुन रहा हूँ। आप बताएं, अपनी बात रखें। हेलो हाँ, सुन रहा हूँ हेलो। आपको पवन जी। जी आप बोलें। हाँ, जी 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 हाँ हाँ, बोलिए। जी। मैं ये कह रहा था कि देखिए, पाकिस्तान एक ऐसा विशेष देश है कि जहाँ पर सेना एक तो सारे निर्णय लेती है, और सेना हमेशा से लोकतांत्रिक सरकार को अपने नीचे रखती है। इसीलिए उसका ये पर्पस रहता है कि किसी तरीके से उसको धन मिल सके, और सऊदी अरेबिया से अच्छा उसको धन की स्ट्रेटेजी इस हिसाब से बनी है कि धन दे, और कि पाकिस्तान को धन मिले सऊदी अरेबिया से उनकी आर्मी के माध्यम से, और वहां कर वो धन जो आएगा भी वो सेना अपने या अपने अपने ऐशो आराम के लिए इस्तेमाल करेगी, कि और जनता के विकास के कार्यों में लगेगा। इसको लेकर के पूरी दुनिया आश्वस्त रहती है। देखिए कि अमेरिका में उन्हें के तथा क्योंकि कुछ भी बात करनी है तो आपको अभिषेक जी, आप बात नहीं करनी है, क्योंकि वहां पे सेना से बात करनी है।
जी, जी। अभिषेक जी, चलते-चलते आपके पास भी समय का अभाव है, आपसे पहले आपने बताया भी था, तो चलते-चलते एक छोटा-सा सवाल है कि पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान का पड़ोसी मतलब भारत से तो परेशानी उसको रहती ही है। पास में जो अफ़गानिस्तान है, जो काफ़ी पुराना उसका पड़ोसी और अफ़गानिस्तान से भी डुरंड लाइन पर वहाँ भी वो लड़ता रहता है। लेकिन अफ़गानिस्तान अगर इस समय देखें, ठीक है, वहाँ तालिबान का शासन है, बाकी चीज़ें हैं। लेकिन तालिबान की चीज़ें बहुत ज़्यादा पता नहीं चलती जितना पाकिस्तान का चलता है कि पाकिस्तान में ये हो गया, पाकिस्तान में वो हो गया। तालिबान और पाकिस्तान। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो पाकिस्तान है, वो चारों तरफ से चुनौती ले रहा है। उधर अभी ईरान से भी उसने बेवजह की मुसीबत मोल ले ली है, सऊदी को सपोर्ट करके, हूती वाला मामला है। तो पाकिस्तान आखिर चाहता क्या है? नहीं, सऊदी अरब के पास तो जाने का सिर्फ एक ही कारण है। एक तो जो पिछले 6 महीने में जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ वैश्विक राजनीति में, ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ब्रिक्स का आपने देखा सम्मेलन हुआ, डिक्लेरेशन देखा, प्रधानमंत्री मोदी फिर एससीओ सम्मेलन में गए, भारत, रूस, चीन के बीच एक गठजोड़ बनता हुआ दिखा। अमेरिका के साथ भी भारत का जो ट्रेड डिस्प्यूट था उस पर भी सहमति बनती दिख रही है। तो इस सब घटनाक्रम में पाकिस्तान अपने आप को कूटनीतिक आइसोलेशन में पा रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं कूटनीतिक अकेलेपन में। तो जब कुछ करने को बचा नहीं तो एक बार फिर पाकिस्तान अपने पुराने राग को अलापता हुआ इस्लामिक सॉलिडारिटी और इस्लामिक एकता के नाम पर उन्होंने सऊदी अरब की ओर हाथ बढ़ाया। सऊदी अरब चूंकि एक प्रमुख इस्लामिक देश है, उनके पास एक आर्थिक संसाधन है, तो उनके साथ अगर कोई आर्थिक सहयोग की बातचीत कर रहे हैं, कुछ ऐसे बिंदु पर बातचीत हो रही है जिससे पाकिस्तान की आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता बेहतर होगी, तो उस पर कोई असहमति की बात नहीं है। देखिए, पाकिस्तान एक स्टेबल राज्य बने, पाकिस्तान में राजनीतिक स्थिरता रहे, लोग अपने अधिकारों को प्राप्त करें, इसमें भारत का भी हित है। भारत कोई पाकिस्तान को आतंकवादी राज्य बनाने का भारत का एजेंडा नहीं है, वो तो पाकिस्तान के हुक्मरानों का और जो कुछ पाकिस्तान के इस्लामिक सलाहकार और कुछ पश्चिमी शक्तियां हैं, वो पाकिस्तान को एक आतंकवादी राष्ट्र बनाने में लगे हुए। तो अब सऊदी अरब के पास वो जो गए हैं ये रक्षा सौदे के नाम पर, और जो आपने भी आकर्षण बताया परमाणु बम का मामला, तो शायद ये आकर्षण लेके गए कि हमारे पास ये चीज बची हुई है, हम ये आपको दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सऊदी अरब को अट्रैक्ट करने का या सऊदी अरब के एक प्रकार से अपील करने का तरीका है। लेकिन मुझे लगता नहीं कि जो समझौते, जो शर्तें किसी भी सौदे में होती है, पाकिस्तान उसको पूरा कर पाएगा। और सऊदी अरब खुद भारत का एक प्रमुख साझेदार देश है। प्रधानमंत्री मोदी की जो लुक वेस्ट पॉलिसी है उसका एक इम्पोर्टेंट वो माध्यम, इम्पोर्टेंट सेंटर है। कल्चर, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इन सब बिंदुओं पर बातचीत हो रही है। तो मुझे लग रहा है ये भी एक न्यूज कवरेज से ज्यादा अधिक पाकिस्तान के लिए कुछ होगा नहीं। पाकिस्तान को अपने अंदर झांकने की जरूरत है। पाकिस्तान में आज आंतरिक सुधारों की आवश्यकता है ताकि पाकिस्तान का पॉलिटिकल मॉडल, पॉलिटिकल कल्चर बेहतर हो। उसके बाद जी, ही ये अभिषेक सारे जी। जी। जी, जी, जी। उसके जी, आप बाद ही अपनी ये बात सारे पूरी फैक्ट्स, करें। हाँ, उसके बाद ही ये सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स पाकिस्तान के हित में आ सकते हैं। जी, पवन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? आपसे बीच में संपर्क नहीं हो पा रहा था, बताएँ आप। जी जी जी। जी जी हाँ, तो अ, जो पाकिस्तान अभी ये जो बात चल रही है बहुत कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया ने जो एक पैक्ट साइन कर लिया है जिसकी वजह से अब शायद भारत के लिए दिक्कत हो जाने वाली है। तो पहली चीज तो हमें उसके जो पैक्ट साइन किया गया है उसके परिपेक्ष को, उसके कंटेक्स्ट को समझने की जरूरत है कि वो पैक्ट एक ऐसे समय एशिया के जो देश हैं वो दरअसल कतार में इसराइल के द्वारा किए गए हमले के बाद से थोड़े सशंकित और भयभीत है। तो और उनको ये लग रहा है कि अमेरिका शायद जो उनकी जो उनकी सुरक्षा की गारंटी लेता था तो कहीं ना कहीं वो फेल हुआ है। तो अब वो चाहते हैं कि कोई और भी उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ले। और ऐसे में पाकिस्तान कूद करके पैसा कमाने के लिए वो उसने ऑफर किया है कि हम आपकी सुरक्षा करने को तैयार हैं। लेकिन ये इसको लेकर के पाकिस्तान में ये चर्चा हो रही है कि हाँ, क्या पाकिस्तान के लिए पश्चिम एशिया के पचड़े में पड़ना फायदेमंद है या नहीं? क्यों? क्योंकि आपको याद होगा 2015 में भी ऐसी ही एक सेना बनाने की कवायद चली थी जब सऊदी अरेबिया चाहता था कि यमन में जो है सारी मुस्लिम मुल्क मिलकर के यमन में हुतियों के खिलाफ लड़ें जो कि शिया विद्रोही थे। तब पाकिस्तान की सेना ने वहां पर लड़ने से मना कर दिया था। क्यों? क्योंकि हुतियों को ईरान का समर्थन था। तो अभी भी वो कोई हालात कोई बदले नहीं है। और वो जो युद्ध है पश्चिम एशिया में उसमें हूती तो है ही, खासतौर पे इसराइल भी है। तो ये पाकिस्तान के लिए भी ये बहुत भारी तलवार है कि क्या वो इसराइल से युद्ध लेने को तैयार है। क्योंकि
इसराइल के खिलाफ जाने का मतलब सीधे-सीधे ये है कि अमेरिका के खिलाफ जाना, जिसकी हिम्मत तो अभी तक फिलहाल दुनिया में कोई देश कर नहीं पा रहा है। तो इसीलिए ये समझौता सऊदी अरेबिया की शर्तों पे किया गया है, ना कि पाकिस्तान की शर्तों पर। ना, और रही बात जहाँ तक न्यूक्लियर की, तो ऑपरेशन सिंदूर ने सबसे बड़ा इस मिथक को हमने झुठला दिया है कि जहाँ दोनों के बीच में युद्ध होगा तो परमाणु हथियार आ जाएंगे और खेल खत्म हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। सभी देशों के अंदर इस बात की मैच्योरिटी है और दुनिया में इस बात की अंडरस्टैंडिंग है कि परमाणु जो ऑप्शन है वो परमाणु विकल्प सबसे नीचे स्तर पर आता है, जब सब कुछ लगभग खत्म। तो ये पाकिस्तान का ब्लफ कॉल आउट कर दिया प्रधानमंत्री जी ने, इस बात को पॉइंट आउट किया था कि ये जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लफ था, अब हमने इसको एक्सपोज कर दिया है। तो आने वाले समय में भी कोई खतरे की बात नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के लिए मुसीबत हो सकती है, क्योंकि अब उसको अगर कुछ भी होता है उसे सीधे सीधे इसराइल से टकराना पड़ जाएगा। तो इसराइल से टकराने का हश्र क्या हुआ है ये पूरी दुनिया देख रही है। जी, पवन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका और अभिषेक जी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे भी हम आपसे बातचीत करते रहेंगे। आगे जब ऐसे मसले आएँगे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के, आप बहुत गहरी अध्ययन करते हैं और उस पर जानकारी भी अच्छी रखते हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और देश और दुनिया की ताज़ा-तरीन